एक ऐसी जगह जो किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। एक ऐसी घाटी जिसे इंद्रदेव का बगीचा कहा जाता है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पहुँचते ही लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह शायद धरती पर हो ही नहीं सकती। यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल किसी फेरी टेल की दुनिया जैसी लगती है। लेकिन इस जन्नत को देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ साल के 4 महीने ही खुलती है। तो इस बार हम निकल पड़े हैं इस सपनों जैसी दुनिया का सफ़र करने, और आपको भी लेकर चलेंगे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई मेरे होम टाउन से, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से टैक्सी लेकर मैं पहुँच गया कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कर्ण मंदिर। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण ने इसी स्थान पर सूर्य देव की कठोर तपस्या की थी और उनसे दिव्य कवच और कुंडल का वरदान प्राप्त किया था। इसी वजह से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ से मुझे मेरे साथी मिलने वाले थे, जो पिछली रात दिल्ली से निकले थे। उनसे मिलने के बाद हम सब निकल पड़े अपने अगले सफ़र की तरफ। बीच में हमने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया और फिर दोबारा रोड ट्रिप शुरू हो गई। मेरे साथी थोड़ा कैमरा शाय थे, इसलिए कैमरा से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फ़ोन कैमरा में उन्हें कैप्चर करते हुए हम पहुंच गए अपने आज की डेस्टिनेशन गोविंद घाट। रात यहीं रुकने के बाद जब अगले दिन सुबह आँख खुली तो बाहर के नज़ारे किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहे थे। अपने बैग्स उठाकर हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। गोविंद घाट से हमने टैक्सी ली पुलना तक, क्योंकि यहीं से घांगरिया का ट्रैक शुरू होता है। टैक्सी को पीछे छोड़ते ही हम पैदल चलना शुरू हो गए। पुलना से घांगरिया तक का ट्रैक लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। घने जंगल, पहाड़ और पुष्पावती रिवर के साथ साथ चलता हुआ ये रास्ता अपने आप में ही एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। ये ट्रैक ज़्यादातर अपहिल है, इसलिए बिगिनर्स को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाले नज़ारे थकान को महसूस ही नहीं होने देते। अभी हम गोविंद घाट से 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं और हम पहुंच गए हैं भ्योंदार। भ्योंदार गोविंद घाट से घांगरिया के बीच का एक पड़ाव है, जहाँ पे हम लंच कर रहे हैं। और ये हमारा पैक लंच था जो हमने होटल से जो था, और हम अभी यहाँ पर लंच कर रहे हैं। थोड़ी देर का हॉल्ट है, फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए।
लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद हम भ्योंदार से होते हुए आगे बढ़े और इन्हीं हसीन वादियों के बीच चलते चलते आखिरकार पहुंच गए घांगरिया। घांगरिया वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब दोनों का बेस कैंप है और आज की रात हम यहीं रुकने वाले थे। और अभी हम पहुंच चुके हैं घांगरिया में। ये हमारा स्टे। मित्र लोग सब आराम कर रहे हैं और स्टोरीज लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज़। आज है अगली सुबह घांगरिया विलेज में। कल हम शाम को घांगरिया पहुंच गए थे 5 बजे। उसके बाद हमने अपने स्टे में एंटर किया और डिनर वगैरह किया रात को। फिर हम जल्दी सो गए थे, आज जल्दी उठे सुबह। और अभी हम निकलने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और बस निकलेंगे। तो आगे का सफ़र हम वैली ऑफ फ्लावर्स तक करेंगे आज और वापस यहीं घांगरिया में आएंगे शाम को। आपको पोहा कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, बहुत मस्त। नमक कितनी बार डाला खुद से? सिर्फ 6 बार, ज़्यादा नहीं। गाइस आज है नेक्स्ट मॉर्निंग घांगरिया में और हम लोग अपने स्टे से ब्रेकफास्ट करके वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ निकलते हैं। It's gonna be fun। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल पड़े अपने इस सफ़र के सबसे खास हिस्से की तरफ। थोड़ी ही देर में हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से लेफ्ट वाला रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स और सीधा वाला रास्ता श्री हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है। यहीं हमारे गाइड कैलाश भाई ने हमें रूट और कुछ ज़रूरी बातें बताई और फिर हम बढ़ चले वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट से अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और साथ में बहती पुष्पावती रिवर। हर कदम के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद वैली की पहली झलक दिखी और यकीन मानिए वो नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए वैली ऑफ फ्लावर्स में। इस खूबसूरत घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्माइथ ने की थी। कमेट पीक से वापस लौटते वक्त जब वो यहाँ पहुंचे तो चारों तरफ खिले लाखों रंग बिरंगे फूल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रख दिया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ 500 से भी ज़्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं जो मॉनसून के दौरान इस पूरी घाटी को रंगों से भर देते हैं। कुछ देर इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस करने के बाद हम पुष्पावती रिवर को और करीब से देखने निकल पड़े। रास्ते में हमें मिली जॉन मार्गरेट की ग्रेव एंड वी आर हेयर एट द ग्रेव ऑफ जॉन मार्गरेट। हम वैली ऑफ फ्लावर्स मेन स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर चल के आए हैं आगे और ये ग्रेव है जॉन मार्गरेट की। एंड मेरे साथ हैं कैलाश भाई और मेरा भाई मोहित। जॉन मार्गरेट एक ब्रिटिश बोटैनिस्ट थी जो 1939 में वैली ऑफ फ्लावर्स के दुर्लभ फूलों पर रिसर्च करने यहाँ आई थी। सो गाइस अब जॉन मार्गरेट की ग्रेव से हम वापस जा रहे हैं ऊपर थोड़ा सा, फिर वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर और दूर है
रिवर बेड। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, बट हम लोग जा रहे हैं। ग्रेव देखने के बाद हम आगे बढ़े और पुष्पावती रिवर के रिवर बेड के पास ट्रैक के एंड पॉइंट तक पहुंच गए। सो गाइस, जो नागरेट की ग्रेव से 1.5 किलोमीटर और पैदल चल के आगे हम आ चुके हैं पुष्पावती रिवर के रिवर बेड तक। वैली ऑफ फ्लावर्स का ये ट्रैक जो है वो यहीं तक एंड हो जाता है। ज़्यादा लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। मैं और मेरे दोस्त आए हैं और हम अब आपको पुष्पावती रिवर का नज़ारा दिखाते हैं और उसके पीछे जो वादियाँ हैं वो दिखाते हैं। ये है पुष्पावती रिवर जो दूर कहीं उन पहाड़ों से आ रही है और फिर यहाँ से नीचे की ओर निकलती है। सच कहूँ, वैली ऑफ फ्लावर्स का ये ट्रैक किसी फेरी टेल से कम नहीं लगता। एक तरफ आसमान को छूते पहाड़, दूसरी तरफ लाखों रंग बिरंगे फूल और बीच में बहती पुष्पावती रिवर। हर नज़ारा इतना खूबसूरत था कि वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ देर इस जन्नत को अपनी आँखों और कैमरों में कैद करने के बाद हम वापस घांगरिया की तरफ लौट आए और इसी के साथ हमने वैली ऑफ फ्लावर्स का अपना यह ट्रैक पूरा किया। लेकिन हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता।